वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी डिस्कस नंबर सी। हम लोग अभी ये कंटिन्यूअस कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो नंबर सी में पहुंचे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। हमने इसके पहले वाले वीडियो पे मेंशन किया भी है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नंबर सी को मतलब कवर करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन comparative degree to positive degree। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल्स हैं, हम आप बताएंगे, लिखेंगे पहले कंपैरेटिव, लेकिन फिर बनाएंगे पॉजिटिव। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं पहले। रचना रचना इज क्लेवरर than all other girls। रचना is cleverer than all other girls। ओके, अब इतना हमको ये करना है, इसको पॉजिटिव में करना है। चलिए जाइए इस बार, चलिए ये देन आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, कंपैरिजन है। तो हम इसको कह सकते हैं नो अदर गर्ल इज हाँ एज लगा सकते हैं, नो अदर गर्ल इज एज क्लेवर एज रचना। हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं नो अदर गर्ल इज क्लेवरर देन रचना, तो ये भी आपका कंपैरेटिव है। लेकिन हमको तो पॉजिटिव में बताना है ना। देखो, सब बोलना अलग चीज है और उसी सेंटेंस में पॉजिटिव बदलना अलग। मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं नो अदर गर्ल इज क्लेवरर देन अर्चना, लेकिन हमको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव के लिए हम ये कह सकते हैं कि नो अदर गर्ल आर एज क्लेवर एज रचना। ये आपका हो गया, नो अदर गर्ल्स आर एज क्लेवर एज रचना। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आपका कंपैरेटिव। आपके बुक में भी लिखा है नो अदर गर्ल इज एज क्लेवर एज रचना। दोनों का मतलब यही है, दोनों का मतलब सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस, मीनिंग्स आर सेम, बट द वे ऑफ राइटिंग, द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। एक को पॉजिटिव में लिखा है, तो एक को कंपैरेटिव में लिखा है, लेकिन मतलब वही है। अगर जैसे आपको वही पॉजिटिव वाला कंपैरेटिव में ही कहना है, लेकिन मतलब सेम रहे, सो हाउ यू से, तो इस वजह से एक ही बात, जैसे मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स को एक ही सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 से 4 तरीके होते हैं। वैसे इंग्लिश ग्रामर में है, एक ही सेंटेंस को 2 से 4 बोलने के तरीके होते हैं, और चाहे वो आप पैसिव बोले चाहे नेगेटिव बोले, मतलब अगर वही सेंस निकल के आ रहा है तो ठीक। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर वाइज हो जाता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे डिग्री के कंपैरिजन में चल रहा है। इसके पहले सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस चल रहा था, जिसमें पार्ट 1 था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्ट 2, जिसमें अभी चल रहा था वी हैव अ कार, लायन वाज टू। तो ये सब चीजें चल रही थी। कहीं पे एडवर्ब हटाना था, कहीं पे प्रॉपर्टी हटाना था, कहीं पे एडजेक्टिव तो कहीं पे सेंटेंस, कहीं पे नाउन क्लॉज, कहीं पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कहीं पे कंपाउंड सेंटेंस, कहीं पे एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये क्या है, why we are not able to talk
yeah, to someone in English, and why ain't we able to interact with someone? We talk about sometime we are all able to talk to someone in English, but when it comes to speaking English in front of someone, then why do we hesitate? No? Why do we hesitate? This is not problem. This is not problem. Your speaking. Your speaking is not only the problem. The problem is that, and you don't have the sufficient knowledge, so that's why you are not able to talk to someone in English. So the problem is that, first of all, and you need to build up your vocabulary. This is the first thing, and after that, and you should know the complete vocabulary. I am 100% sure if you know the complete grammar. Then I'll just talk the complete grammar of 10th and 12th. Of 10th and 12th, just believe me, you will speak different kinds of English, different style of speaking. I am not just talking about the UK, US, British, American. You will frame a standard level type of sentences. So ये जितने भी अभी हम लोग क्या टेंस में आ गए, एक्टिव पढ़ लिए, पैसिव पढ़ लिए, थोड़े से यूजेस पढ़ लिए, मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लिए, तो आई थिंक दैट आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. तो इट्स नॉट पॉसिबल. आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं ना, तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी. हाँ, बोलना स्पीकिंग इज अ डिफरेंट मैटर, बट स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड grabbing the knowledge of complete English is a totally different thing from your speaking. So I hope you all will try to understand what is being taught by your teacher and what is being delivered to you by your teacher, and just grab that thing. This is the golden opportunity. If you grab this thing, that means and you will be the expert in the field of English. Okay? I hope you are getting very well. Let's see the another example. चलिए इसमें देख लेते हैं. कुणाल, सेकंड सेंटेंस. Kunal is taller than most other boys. Kunal is taller than most other birds. कुणाल is taller than most other birds. बहुत सारे काफी लड़कों से कुणाल बड़ा है. यानी इसको हमको ये कहना है कि कुणाल बहुत बच्चों से बड़ा है. यानी कुणाल इज क्या कह सकते हैं आप देख few other boys are as tall as कुणाल. यानी हम इसको ये कह सकते हैं, आप अपने माइंड सेटिंग करिए कि कुणाल इज टॉलर देन, कुणाल बड़ा है देन मोस्ट अदर बॉयज, बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों से. तो यहाँ पे क्या है, फिर बॉयज, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं फ्यू बॉयज. हम इसको इस मॉडल में बना सकते हैं कि कुछ कुणाल बड़ा है तो बहुत अधिक बड़े हैं, कुछ कुणाल से बड़े हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कुणाल से छोटे भी हैं. तो फ्यू बॉयज, कुछ बच्चे ना, कुछ 70% तो छोटे हैं. फ्यू बॉयज आर एज टॉल एज कुणाल. देखिए ये हमने ये भी क्यों लिखा है, हमने कहा फ्यू बॉयज एज टॉल एज कुणाल. मैं यहाँ पे ये क्यों लिखा कि कुछ बच्चे जो कुणाल से बड़े हैं.
मेरी बात को समझिए, पहले सेंटेंस में क्या लिखा है, कुणाल इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज। यानी पहले सेंटेंस में ये बता रहा है कुणाल लगभग मोस्ट अदर बॉयज, काफी सारे बच्चे हैं जिनसे तो वो बड़ा है। यानी हमें किसको परसेंटेज में कैटेगराइज कर लेते हैं समझने के लिए। यानी मान लो 100 बच्चे हैं, 70 है बच्चों को 70% काउंट कर लेते हैं, 30 को 30% में, यानी 70% से कुणाल बड़ा है। ये स्टेटमेंट बता रहा है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि 70% बच्चे 70% बच्चों से कुणाल बड़ा है। यानी 30% बच्चे जो कुणाल से भी बड़े हैं, या 30% में ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे कुणाल के लेवल के भी होंगे या कुछ बच्चे बड़े होंगे, क्योंकि 70% तो छोटे हैं, जाहिर सी बात है। कुणाल इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज, इससे ये प्रूव होता है कि 70% है वो कुणाल से छोटे हैं। 30 में 2 कैटेगरीज आती है, हो सकता है कुछ छोटे होंगे जिसमें आएंगे, यानी वो 30% छोटे नहीं है, या तो बड़े हैं या तो सेम एज के हो सकता है। तो इस वजह से हमको इस टाइप का सेंटेंस बनाना पड़ेगा। हम इनको प्रायोरिटीज नहीं देंगे जो मोस्ट अदर बॉयज है, फ्यू अदर बॉयज में आएंगे। फ्यू अदर बॉयज एज टॉल एज, कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जितना कुणाल लंबा है उतना वो भी लंबे हैं, या तो बड़े होंगे या तो लंबे उतने ही लंबे होंगे। तो इसीलिए हम इसको प्रायोरिटी ना देकर फ्यू बॉयज की प्रायोरिटी देंगे। अगर आप 1 मिनट या 2 या 4 सेकंड के लिए रुकेंगे और सेंटेंस को जांचेंगे और परखेंगे, तुरंत दौड़ पड़ेंगे लगाने के लिए, तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड। यू कैन डू दैट वन डे, आई नो वेरी वेल, एक दिन आपको आ जाएगा, हो सकता है वो रट्टा मारा हो सकता है कुछ भी हो, बट यू विल नेवर कॉम्प्रिहेंड दैट थिंग, आपको कभी समझ नहीं आएगा। यू विल नेवर, मतलब यू विल बी अप्रीहेंसिव, मतलब आपको अप्रीहेंसिव हो जाएंगे ना, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएंगे। तो ये इसीलिए हम कह रहे थे कि आपको इसको पढ़िए, 1 मिनट के लिए समझिए, फिर इसमें क्या करिए, यू विल डेफिनेटली will be able to, you will be definitely able to understand this thing। और ये आपका ये कुछ नोट्स भी है, नोट्स भी हम पढ़ दे रहे हैं। चेंज कंपैरेटिव डिग्री फ्रॉम देन इन एज पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री को ये एज देन प्लस देन को लिखा तो एज टू एज करना है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सीखा है कि कंपैरेटिव से जब पॉजिटिव करेंगे तो हमको एज का यूज करना है, एज मच, यानी एज एडजेक्टिव और एज का यूज करना है। फिर आ जाए चेंज ऑलमोस्ट इनटू अदर फ्यू, यानी जो ऑल है, जो मोस्ट है, जैसे ये मोस्ट आया है, कहीं पे ऑल आया होगा, इन सबको या तो 2 चीज में चेंज करो। आपके बुक में लिखा है बेटा देखना, मोस्ट या तो वेरी फ्यू में चेंज करो, जैसे मैंने फ्यू लगाया वेरी फ्यू, या तो नो अदर में चेंज करो, या तो नो अदर में चेंज करो, या तो वेरी फ्यू में लगाओ। इफ यू वांट टू मेक अ पॉजिटिव डिग्री, इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री, देन यू विल डू दिस। इफ यू वांट टू पॉजिटिव डिग्री टू कन्वर्ट कंपैरेटिव डिग्री, तब वो दूसरी चीजें हो जाएंगी। एंड आई टॉट यू अर्लियर, सो यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो योर थर्ड थिंग इज दैट डी, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री। वी विल कवर डी नंबर इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और इसकी एक्सरसाइज भी आपके बुक में दी गई है, एक्सरसाइज भी करिए। और दूसरी चीज बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कैसे किया जाए। बेटा जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, आप उसको फिर कॉपी में लिखिए। पहले जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नाउन का, नाउन का डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके 1-2 एग्जांपल्स लिखिए, फिर नाउन के काइंड्स पे आ जाइए, सभी काइंड्स के डेफिनेशन लिखिए, सभी काइंड्स के डेफिनेशन लिखिए, सभी काइंड्स के 2-2 एग्जांपल भी लिखिए। और फिर जो रेस्ट में बचता है उसका एक्सरसाइज बुक में जो होता है, तो एक्सरसाइज बुक में ही होनी चाहिए, कॉपी में नहीं, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी बुक में होगी, बाकी और सब चीजें जैसे हो गया, आप एडजेक्टिव ले लिए तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन करेंगे, एडजेक्टिव के काइंड्स के डेफिनेशन करेंगे, और सभी हर एक जितने का डेफिनेशन लिखेंगे उसके 2-2 एग्जांपल्स लिखेंगे, बाकी एक्सरसाइज अपने बुक में करेंगे।
आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल एंड एंजॉयड वेरी मच दिस थिंग्स एंड आप लोग इसको करते रहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।